हेलो फ्रेंड्स, सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो करवाए गए हैं। आंसर बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या सहित दिया गया है सभी क्वेश्चनों का। पिछले वीडियो में 1 से 10 तक किया था, इस वीडियो में 11 से 20 तक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीडीपी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिगम के सार्वभौमिक अविकल्प में क्या शामिल नहीं है? पहला, सभी शिक्षार्थियों को सूचना और ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न तरीके देना। दूसरा, शिक्षार्थी जो जानते हैं उसे प्रदर्शित करने के लिए सभी शिक्षार्थियों को विकल्प प्रदान करना। तीसरा, सभी शिक्षार्थियों के हितों में कार्य करना और तदनुसार चुनौतियों की पेशकश करना। चौथा, शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। आंसर 11 देखते हैं। प्रश्न, अधिगम के सार्वभौमिक अविकल्प में क्या शामिल नहीं है? सही उत्तर देखते हैं चौथा, शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। आसान भाषा में समझिए, यूडीएल यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। इसका उद्देश्य है कि हर प्रकार के विद्यार्थी तेज, धीमे, दिव्यांग, अलग अलग रुचियों वाले आसानी से सीख सकें। इसलिए यूडीएल सीखने के लिए कई विकल्प देता है। पहला, सभी शिक्षार्थियों को सूचना और ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न तरीके देना। यूडीएल में शामिल है उदाहरण, किसी विषय को पढ़ाकर, वीडियो दिखाकर, चित्रों के माध्यम से या ऑडियो द्वारा समझाना। दूसरा, शिक्षार्थी जो जानते हैं उसे प्रदर्शित करने के लिए विकल्प प्रदान करना। यूडीएल में शामिल हैं उदाहरण, विद्यार्थी अपनी समझ को लिखकर, बोलकर, प्रोजेक्ट बनाकर या प्रस्तुति देकर दिखा सकते हैं। तीसरा, सभी शिक्षार्थियों के हितों में कार्य करना और तदनुसार चुनौतियों की पेशकश करना। यूडीएल में शामिल हैं उदाहरण, विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार गतिविधियां देना ताकि वे सीखने में अधिक रुचि ले सकें। चौथा, शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। यूडीएल में शामिल नहीं है क्योंकि यूडीएल का उद्देश्य विद्यार्थियों को कमज़ोर, होनहार, धीमा, तेज जैसी श्रेणियों में बांटना नहीं है। यह सभी विद्यार्थियों को समान अवसर देने पर जोर देता है। क्वेश्चन 12 देखते हैं। उन बच्चों को जिन्हें दृष्टिबाधिता है उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को खाली स्थान का उपयोग करना चाहिए। जो खाली स्थान, चार ऑप्शन है। पहला, ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली है। दूसरा, ब्रेल एक श्रवण प्रणाली है। तीसरा, आवृत्ति संग्राहक संचरण उपकरण स्पर्श तंत्र है। चौथा, आवृत्ति संग्राहक संचरण उपकरण श्रवण तंत्र है। आंसर देखते हैं। सही उत्तर पहला है, ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली है। प्रश्न को आसान भाषा समझते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाने और कक्षा में शामिल करने के लिए शिक्षक किस साधन का उपयोग करें। दृष्टिबाधित बाधित का मतलब होता है कि बच्चे को देखने में कठिनाई है या वह देख नहीं सकता है। ऐसे बच्चे सामान्य किताबें नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए उन्हें ब्रेल का उपयोग किया जाता है। ब्रेल क्या है? ब्रेल एक स्पर्श आधारित पठन लेखन सामग्री है। इसमें अक्षरों को उभरे हुए बिंदुओं के रूप में लिखा जाता है। बच्चा अपनी उंगलियों से इन बिंदुओं को छूकर पढ़ता है। उदाहरण, सामान्य बच्चे आंखों से पढ़ते हैं, दृष्टिबाधित बच्चे उंगलियों से ब्रेल पढ़ते हैं। इसलिए ब्रेल इक्वल टू स्पर्श प्रणाली। सही विकल्पों को समझें। ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली है क्योंकि ब्रेल को उंगलियों से छूकर पढ़ा जाता है। दूसरा, ब्रेल एक श्रवण प्रणाली है। गलत, ब्रेल सुनने की नहीं छूने की प्रणाली है। तीसरा, आवृत्ति संग्राहक संचरण उपकरण स्पर्श तंत्र है। गलत, ये उपकरण स्पर्श से संबंधित नहीं होते हैं। आवृत्ति संग्राहक संचरण उपकरण श्रवण तंत्र है। यह तथ्य सही नहीं है, यह श्रवण उपकरण नहीं है। सॉरी, यह श्रवण उपकरण है लेकिन यह श्रवण बाधित बच्चों के लिए उपयोग होते हैं, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए नहीं। इसलिए प्रश्न के संदर्भ में यह उत्तर गलत है। क्वेश्चन 13 देखते हैं। विकास के खाली स्थान आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। चार आसन दिए हैं। पहला, भौतिक, संज्ञानात्मक, भाषाई, मनोसामाजिक। आंसर देखते हैं। आंसर चौथा सही है, मनोसामाजिक। प्रश्न को आसान भाषा में समझते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि भावनाओं, आत्मधारणा और परिवार, साथियों तथा दोस्तों के साथ संबंधों में होने वाले परिवर्तन विकास के लिए किस आयाम के अंतर्गत आते हैं। इन सभी चीज़ों का संबंध व्यक्ति की भावनाओं और सामाजिक संबंधों से है, इसलिए यह मनोसामाजिक विकास का भाग है। मनोसामाजिक विकास क्या है? मन, भावनाएं, सोच, आत्मविश्वास, सामाजिक, परिवार, मित्र, शिक्षक और समाज के साथ संबंध। जब किसी बच्चे की भावनाओं में बदलाव आता है, आत्मविश्वास विकसित होता है, दोस्तों से संबंध बनते हैं, परिवार और समाज के साथ व्यवहार बदलता है,
तो इसे मनोसामाजिक विकास कहते हैं। उदाहरण, एक 5 साल का बच्चा पहले माँ से अलग होने पर रोता था, लेकिन अब स्कूल में दोस्तों के साथ खुशी से रहता है। यह मनोसामाजिक विकास का उदाहरण है। बाकी विकल्प क्यों गलत है? पहला, भौतिकी शरीर से संबंधित विकास नहीं है, जैसे लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, मांसपेशियों का विकास। दूसरा, संज्ञानात्मक सोचने समझने और समस्या हल करने की क्षमता, जैसे तर्क करना, याद रखना, गणित सीखना। तीसरा, भाषाई समाज भाषा के विकास से संबंधित, जैसे बोलना सीखना, पढ़ना लिखना, शब्दावली पढ़ना। क्वेश्चन 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं। अनुकूलित अधिगम, दूसरा ग्रहणशील अधिगम, तीसरा वर्णनात्मक अध्यापन, चौथा पारस्परिक अध्यापन। आंसर 14 देखते हैं। सही उत्तर 4 है, पारस्परिक अध्यापन। आसान भाषा में समझिए। पारस्परिक का अर्थ होता है एक दूसरे के साथ। इस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का आदान प्रदान करते हैं। पहले शिक्षक पढ़ता है, फिर विद्यार्थी शिक्षक की तरह समझाता है, प्रश्न पूछता है और चर्चा करवाता है। यानी कभी शिक्षक सिखाता है और कभी विद्यार्थी। छोटा उदाहरण, मान लीजिए शिक्षक ने जल चक्र पढ़ाया। अब शिक्षक कहता है कि राहुल, तुम अपनी पूरी कक्षा में जल चक्र को समझाओ। राहुल शिक्षक की भूमिका निभाकर समझाता है और बाकी छात्र प्रश्न पूछते हैं। यह पारस्परिक अध्यापन कहलाता है, क्योंकि यहाँ शिक्षक और विद्यार्थी की भूमिकाएं बदलती रहती हैं। ट्रिक याद रखें, पारस्परिक इक्वल टू परस्पर इक्वल टू एक दूसरे की भूमिका। इसलिए जब भी प्रश्न में लिखा हो शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं, तो उत्तर होगा पारस्परिक अध्यापन। अब समझते हैं कि बाकी विकल्प गलत क्यों हैं। अनुकूलित अधिगम पहला वाला अर्थ, इसमें पढ़ाई छात्र की ज़रूरत, गति और क्षमता के अनुसार कराई जाती है। उदाहरण, जो छात्र जल्दी सीखता है उसे कठिन प्रश्न दिए जाते हैं, जो छात्र धीरे सीखता है उसे आसान अभ्यास दिए जाते हैं। यहाँ शिक्षक और विद्यार्थी की भूमिका नहीं बदलती है। शिक्षक शिक्षक ही रहता है, विद्यार्थी विद्यार्थी ही रहता है, इसलिए उत्तर सही नहीं होगा। दूसरा, ग्रहणशील अधिगम अर्थ, इसमें विद्यार्थी केवल जानकारी ग्रहण करता है। उदाहरण, शिक्षक पढ़ रहा है, विद्यार्थी सुन रहा है और नोट्स बना रहा है। विद्यार्थी सिर्फ सुनने और समझने का काम करता है, वह शिक्षक की भूमिका नहीं निभाता है, इसलिए उत्तर नहीं होगा। तीसरा, वर्णनात्मक अध्यापन अर्थ, इसमें शिक्षक किसी विषय का विस्तार से वर्णन या व्याख्या करता है। उदाहरण, शिक्षक 1857 की क्रांति का पूरा विवरण समझाता है। यहाँ मुख्य भूमिका शिक्षक की होती है, विद्यार्थी केवल सुनते हैं और समझते हैं, इसलिए यह उत्तर सही नहीं होगा। चौथा, पारस्परिक अध्यापन अर्थ, शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे की भूमिका निभाते हैं। उदाहरण, शिक्षक पढ़ाता है, फिर विद्यार्थी शिक्षक बनकर विषय समझाता है, प्रश्न पूछता है और चर्चा करवाता है। यहाँ वास्तव में भूमिकाओं का विनिमय होता है, इसलिए यही उत्तर सही है। एक लाइन की ट्रिक, अनुकूलित अधिगम छात्र की जरूरत के अनुसार पढ़ाई, ग्रहणशील अधिगम छात्र केवल जानकारी ग्रहण करता है, वर्णनात्मक अध्यापन शिक्षक विस्तार से समझाता है, पारस्परिक अध्यापन शिक्षक और विद्यार्थी की भूमिका बदलती हैं। क्वेश्चन 15 देखते हैं, व्यवहार, रुचियाँ, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृति विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है, उन्हें खाली स्थान के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह खाली स्थान होते हैं। पहला, जेंडर भूमिकाएं सांस्कृतिक रूप से परिभाषित। दूसरा, जेंडर भूमिकाएं आनुवंशिक रूप से निर्धारित। तीसरा, जेंडर पहचान सांस्कृतिक रूप से परिभाषित। चौथा, जेंडर पहचान आनुवंशिक रूप से निर्धारित। आंसर 15 देखते हैं। सही उत्तर पहला है, जेंडर भूमिकाएं सांस्कृतिक रूप से परिभाषित। पहले प्रश्न का आसान समझते हैं। प्रश्न कहता है कि व्यवहार, रुचियाँ, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृति किसी विशेष जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है, यानी समाज यह तय करता है कि लड़कों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, लड़कियों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, कौन सा काम लड़कियों के लिए उचित माना जाता है, कौन सा काम लड़कियों के लिए उचित माना जाता है, इन्हें जेंडर भूमिकाएं कहते हैं। उदाहरण समझिए, मान लीजिए किसी समाज में माना जाता है कि लड़के क्रिकेट खेलें, लड़कियां गुड़िया से खेलें, या लड़के मजबूत और साहसी हों, लड़कियां शांत और विनम्र हों। यह नियम बच्चे पैदा होते समय लेकर नहीं आते हैं, ये समाज और संस्कृति उन्हें सिखाती है, इसलिए सांस्कृतिक रूप से परिभाषित कहा जाता है। बाकी विकल्प गलत क्यों हैं? दूसरा, जेंडर भूमिकाएं आनुवंशिक रूप से निर्धारित। आनुवंशिक का मतलब होता है जन्म से मिले गुण, लेकिन जेंडर भूमिकाएं जन्म से तय नहीं होती हैं। उदाहरण, एक देश की लड़कियां फुटबॉल खेलती हैं, दूसरे देश में इसे लड़कों का खेल माना जा सकता है। अगर यह आनुवंशिक होता तो पूरी दुनिया में एक जैसा होता, इसलिए यह गलत है। तीसरा, जेंडर पहचान सांस्कृतिक रूप से परिभाषित। जेंडर पहचान का मतलब है कि व्यक्ति स्वयं को किस रूप से महसूस करता है, पुरुष, महिला आदि। प्रश्न में व्यवहार, रुचियों, कौशल और व्यक्तित्व की बात हो रही है, जो जेंडर भूमिकाओं से संबंधित है, न कि जेंडर पहचान से।
इसलिए यह गलत है। चौथा है जेंडर पहचान आनुवंशिक रूप से निर्धारित। यह दो कारणों से गलत है। पहला, जेंडर पहचान के बारे में नहीं है, आनुवंशिक रूप से निर्धारित भी सही नहीं बैठता है, यह भी गलत है। क्वेश्चन 16 देखते हैं। भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेवोटस्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया? पहला, भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। दूसरा, भाषा आत्मकेंद्रित भाषा का एक रूप है जिसका प्रयोग केवल बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। तीसरा, भाषा संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास में बाधा डालती है। चौथा, भाषा का स्वतंत्र क्षेत्र है जो कि संज्ञान से संबंधित नहीं है। आंसर देखते हैं। सही उत्तर पहला है, भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। सबसे पहले व्यक्तित्व समझिए। व्यक्तित्व का मानना था कि भाषा और सोच एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वे कहते थे कि भाषा केवल बात करने का माध्यम नहीं है बल्कि सोचने, समझने और सीखने का भी महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए उन्होंने भाषा को सांस्कृतिक उपकरण कहा। आसान उदाहरण, एक छोटा बच्चा गणित का सवाल हल करते समय खुद से बोलता है, पहले 5 में 3 जोड़ूंगा फिर उत्तर 8 आएगा। यह भाषा उसके सोचने में मदद कर रही है। यानी भाषा संज्ञान को विकसित करने और सुगम बनाती है। इसलिए विकल्प एक सही है। बाकी विकल्प गलत क्यों है? दूसरा देखते हैं। भाषा आत्मकेंद्रित भाषा का एक रूप है जिसका प्रयोग केवल बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। गलत है, क्योंकि वर्तस्की ने आत्मकेंद्रित भाषा को महत्वपूर्ण माना था, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा था कि भाषा केवल बुनियादी ज़रूरतों से के लिए होती है। वे मानते थे कि यही आत्मकेंद्रित भाषा बाद में आंतरिक भाषा बनकर सोचने में मदद करती है। गलत है, इसलिए यह विकल्प गलत है। तीसरा है, भाषा संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास में बाधा डालती है। यह गलत है, क्योंकि वर्तस्की का विचार बिल्कुल उल्टा था। वे कहते थे भाषा संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती, रोकती नहीं है। यह इसलिए गलत है। चौथा देखते हैं। भाषा एक स्वतंत्र क्षेत्र है जो कि संज्ञान से संबंधित नहीं है। वर्तस्की के अनुसार भाषा और संज्ञान आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। वे कभी नहीं कहते कि भाषा का कोई सोच से संबंध नहीं है, इसलिए गलत है। क्वेश्चन 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? पहला, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन से देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे? तीसरा, दूसरी विश्व युद्ध के फैलने के किन कारणों का योगदान था? चौथा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेता कौन था? आंसर 17 देखते हैं। सही उत्तर 3 है। द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के किन कारणों का योगदान था? सबसे पहले विवेचनात्मक सोच समझिए। विवेचनात्मक सोच का मतलब है कि केवल तथ्य याद करना नहीं बल्कि कारण, विश्लेषण, तर्क और निष्कर्ष निकालना। ऐसे प्रश्नों में छात्रों को क्यों और कैसे पर सोचना पड़ता है। विकल्पों को एक एक करके समझते हैं। पहला, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? इसका उत्तर 1945। यह केवल एक तथ्य याद करने का प्रश्न है। यह सोचने का और विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है, इसलिए यह विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा नहीं देता है। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन से देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे? यह केवल जानकारी याद करने का प्रश्न है, जैसे जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जापान आदि। यह भी केवल सूची बतानी है, इसलिए यह विवेचनात्मक सोच नहीं है। तीसरा, द्वितीय विश्व युद्ध में फैलने के किन कारणों को योगदान था? आप छात्र को सोचना पड़ेगा कि वर्साई की संधि का क्या प्रभाव पड़ा, हिटलर की क्या नीतियाँ थीं, आर्थिक मंदी का क्या असर हुआ, राष्ट्रवाद और सैन्यवाद की क्या भूमिका थी। यानी छात्र के कारणों का विश्लेषण करना होगा। यही विवेचनात्मक सोच है, इसलिए यह उत्तर सही है। तो चौथा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेता कौन था? एडोल्फ हिटलर उत्तर है। यह भी केवल एक तथ्य याद करने का प्रश्न है, इसलिए विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह गलत है। सीटेट एग्जाम की टिक देखते हैं। याद रखो, क्या, कौन, कब, कहाँ, सामान्य तथ्य, क्यों, कैसे, कारण, प्रभाव, विश्लेषण, तुलना, विवेचनात्मक सोच। इसलिए प्रश्न केवल विकल्प 3 सही है। कारकों का योगदान पूछा गया है, यानी कारणों का विश्लेषण करना है। फाइनल आंसर 3 है। द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के किन कारणों का योगदान था? फाइनल आंसर 3। क्वेश्चन 18 देखते हैं। अभिकथन ए दिया है, लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। कारण आर, लड़कियां आनुवंशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमज़ोर होती हैं, जिसके कारण उनकी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने की संभावना अधिक होती है। सही विकल्प चुनना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आंसर देखते हैं। आंसर चौथा सही, ए और दोनों गलत हैं। सबसे पहले अवकथन ए को समझते हैं। अवकथन ए दिया है, लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। यह कथन कह रहा है कि लड़कियां जन्म से ही ऐसी होती हैं कि समाज और संस्कृति से अधिक प्रभावित होती हैं। यह गलत है, क्योंकि सीडीपी के अनुसार लड़कियां और लड़के दोनों सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से प्रभावित होते हैं।
किसी भी जेंडर से ऐसा कोई जन्मजात गुण नहीं माना जाता है कि वह दूसरे से अधिक सामाजिक प्रभाव ग्रहण करेगा। अब करण आर को समझते हैं। करण आर दिया है, लड़कियां आनुवंशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमज़ोर होती हैं। यह गलत है, क्योंकि यह एक रूढ़िवादी धारणा है। आधुनिक मनोविज्ञान शिक्षा के अनुसार संवेदनशीलता केवल लड़कियों का गुण नहीं है, लड़के भी संवेदनशील हो सकते हैं। लड़कियां भावनात्मक रूप से कमज़ोर होती हैं, यह वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, इसलिए इसे आनुवंशिक तथ्य नहीं माना जाता है। आसान उदाहरण, मान लीजिए एक लड़का भावुक है, एक लड़की बहुत आत्मविश्वासी और मजबूत है। क्या हम केवल उनके जेंडर के आधार पर कह सकते हैं कि लड़के कमज़ोर और लड़का मजबूत होता है? नहीं, यह व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है, जेंडर पर नहीं। एग्जाम ट्रिक, जब किसी प्रश्न में लिखा हो कि लड़कियां जन्म से लड़के स्वाभाविक रूप से, आनुवंशिक रूप से लड़कियां अधिक कमज़ोर हैं, तो सावधान हो जाइए। सीटेट ऐसे जेंडर स्टेरियोटाइप्स को गलत मानता है। याद रखने की लाइन, जेंडर की आधार पर यह क्षमताएं तय नहीं होती, अवसर और वातावरण अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए वतन ए गलत है और आर भी गलत है। क्वेश्चन 19 देखते हैं। एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को कई नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी अधिक होगी? पहला, नई सामग्री पर व्याख्यान देना और छात्रों को याद करने के लिए महत्वपूर्ण शब्दों की सूची प्रदान करना। दूसरा, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के अध्याय को पढ़ने और अंत में प्रश्नों को उत्तर देने के लिए कहना। तीसरा, छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना। चौथा, छात्रों को नई सामग्री से संबंधित कार्य को पूरा करने के तरीके के बारे में चरण दर चरण मार्गदर्शिका प्रदान करना। सही उत्तर 3 है। छात्रों को नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना। प्रश्न में छिपा हुआ संकेत पहचानो। प्रश्न में 2 महत्वपूर्ण शब्द हैं, पूर्व ज्ञान, सार्थक अधिगम प्लस विवेचनात्मक सोच। जब भी सीटेट में पूर्व ज्ञान को नई जानकारी से जोड़ना लिखा हो तो समझ आइए कि छात्र को खुद सोचने, अनुभव बताने और संबंध बताने का अवसर देना है। आसान उदाहरण, मान लीजिए शिक्षिका प्रदूषण पढ़ाने वाली है, तो आप पूछती है कि क्या आपने अपने आसपास धुआं, गंदा पानी, कचरा देखा है, उसका क्या प्रभाव पड़ा? बच्चे अपने अनुभव बताते हैं, फिर शिक्षिका उन अनुभवों को प्रदूषण की नई अवधारणा से जोड़ती है। इससे बच्चा नई जानकारी को अपने अनुभव से जोड़ता है, सीखना अधिक गहरा और स्थायी हो जाता है, सोचने और विश्लेषण की क्षमता बढ़ती है। यही सार्थक अधिगम है। बाकी विकल्प क्यों गलत हैं? पहला, नई सामग्री पर व्याख्यान देना और महत्वपूर्ण शब्द याद करवाना, यह रटने पर आधारित है। शिक्षक बोल रहा है, छात्र सुन रहे हैं, यहाँ ना पूर्व ज्ञान का उपयोग हो रहा है और ना ही विवेचनात्मक सोच का, इसलिए यह गलत है। दूसरा, अध्याय पढ़कर अंत में प्रश्नों का उत्तर देना, यह केवल पढ़ने और उत्तर लिखने की विधि है, इसमें छात्र में अनुभव या पूर्व ज्ञान की कोई धारणा से जोड़ने पर नहीं जोर दिया जा रहा है, इसलिए यह प्रभावी रणनीति नहीं है। चौथा, चरण दर चरण निर्देश देना, यह तरीका किसी कार्य को करवाने के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन इसमें छात्र स्वतंत्र रूप से नहीं सोचता है, इसलिए उसके लिए निर्देशों का पालन करना होता है, इसलिए विवेचनात्मक सोच विकसित नहीं होती है। एग्जाम ट्रिक देखते हैं। याद रखो, पूर्व ज्ञान प्लस अनुभव पर नई धारणा, सार्थक अधिगम और अनुभव याद करना, साझा करना और चर्चा संबंध बनाना, विवेचनात्मक सोच। इसलिए जहाँ भी प्रश्न में लिखा पूर्व ज्ञान अनुभव नई धारणा से जोड़ना, मीनिंगफुल लर्निंग, तो उत्तर अक्सर चर्चा, अनुभव साझा करना या संबंध स्थापित करना विकल्प होगा। फाइनल आंसर है 3, छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं का अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना। क्वेश्चन बी देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है? पहला, एक अंतिम परीक्षा जिसमें पूरे सत्र से सीखी गई सभी सामग्री शामिल होती हैं। दूसरा, पूरे ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी विचार मंथन। तीसरा, देश भर के छात्रों की तुलना करने के लिए एक मानकीकृत परीक्षण। चौथा, एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूब्रिक यह संरेखांकित करते हुए कि उन्हें एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। आंसर बी देखते हैं। सही उत्तर 2 है। पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन। सबसे पहले सीखने के लिए आकलन समझिए। सीटेट के 3 शब्द पूछने वाले जाते हैं। पहला, असेसमेंट फॉर लर्निंग ऑफ लर्निंग। पहला, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन, पढ़ाई खत्म होने के बाद अंक को ग्रेड देने के लिए, उदाहरण वार्षिक परीक्षा। दूसरा, असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन, पढ़ाई के दौरान यह जानने के लिए छात्र क्या जानते हैं और क्या नहीं, ताकि शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया सुधार सके। तीसरा, असेसमेंट एज लर्निंग, छात्र स्वयं अपनी सीखने की प्रक्रिया पर विचार करता है। अब प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न पूछ रहा है, विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का उदाहरण कौन सा है? यानी ऐसा आकलन जो सीखने में मदद करे, ना कि केवल अंक दे। विकल्प 2 क्यों सही है? पूर्व ज्ञान की जांच के लिए प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन
मान लीजिए शिक्षिका जलवायु परिवर्तन पढ़ाने वाली है, वह पहले पूछती है कि तुम लोग जलवायु परिवर्तन के बारे में क्या जानते हो। तो यह छोटी क्विज है, इससे शिक्षकों को पता चलता है कि बच्चे क्या जानते हैं, क्या गलती कर रहे हैं, किस बात पर अधिक ध्यान देना है, फिर वही उसकी अनुसार पढ़ाती है। यह सीखने में सहायता करता है, इसलिए असेसमेंट फॉर लर्निंग है। बाकी विकल्प गलत क्यों है? पहला, अंतिम परीक्षा गलत है क्योंकि यह पूरे सत्र में अंत में होती है। इसका उद्देश्य अंक देना, परिणाम घोषित करना। यह असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, इसलिए गलत है। तीसरा, मानकीकृत परीक्षण, इसका उद्देश्य छात्रों की तुलना करना है, जैसे राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, या सीखने में सुधार के लिए नहीं बल्कि तुलना करना, मूल्यांकन करने के लिए होता है, इसलिए गलत है। चौथा, रूब्रिक देना, रूब्रिक छात्रों को बताता है कि अच्छे अंक पाने के लिए क्या करना है। यह एक दिशा निर्देश है, यह खुद में आकलन नहीं है, इसलिए उत्तर सही नहीं है। एग्जाम ट्रिक देखते हैं। अगर प्रश्न में पूर्व ज्ञान जांचना, फीडबैक देना, सीखने के दौरान मूल्यांकन, सुधार के लिए जानकारी देना। असेसमेंट फॉर लर्निंग, अगर प्रश्न में अंतिम परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा, ग्रेड, अंक। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एक लाइन याद करो, सीखने के दौरान सुधार में किया गया आकलन। असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसलिए सही उत्तर है। दूसरा, पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन। तो फ्रेंड्स, ये आंसर हैं और क्वेश्चन आंसर करा दिए हमने 11 से 20 तक। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।